नमस्कार। आप देख रहे हैं एचआर न्यूज। आज हम बात करेंगे ओमिक्रोना की एंट्री को लेकर के, क्योंकि नया कोरोना वॉरियर ये वॉरिएंट है और इसके ऊपर जो है हम बात करेंगे। हमारे साथ बात करने के लिए है पंचनद के जिला अध्यक्ष केशव चौधरी जी है, और पूर्व पार्षद है वार्ड नंबर 2 से विनय यादव जी, और धारी अरोड़ा जी है। क्योंकि आपको बता दे, ये तीसरी लहर कोरोना की है जो देश में दस्तक दे चुकी है, और ये नया वेरिएंट है, बताया जा रहा है काफी खतरनाक वेरिएंट है, दूसरी लहर से भी ज्यादा खतरनाक है। उसको लेकर के आज जिला प्रशासन ने भी जो है सरकारी हॉस्पिटल के जितने भी डॉक्टर है, प्राइवेट डॉक्टर है, उनके साथ मीटिंग की है मॉनिटरिंग करने के लिए। हालांकि अभी कोई केस हमारे यहाँ नहीं है, लेकिन अलर्ट कहीं ना कहीं शासन प्रशासन है, जो एक अच्छे संकेत है कि इस बार प्रशासन ने इसको बड़ी गंभीरता से लिया है। क्योंकि फर्स्ट लहर जब आई, हमने देखा किस तरीके से जो अव्यवस्था थी, किस तरीके से अप्रवासी मजदूरों को प्लान करना पड़ा लॉकडाउन के दौरान। सेकंड लहर में हमने देखा किस तरीके से इलाज के नाम पर लूट खसोट हुई, ऑक्सीजन की किल्लत रही। तो तीसरा जब ये आ रहा है तो क्या तैयारियां है, जाहिर है इसको लेकर के हम चर्चा करेंगे, क्योंकि खतरनाक है और लोग कहीं ना कहीं लापरवाह है। प्रशासन ने आज बकायदा अल्टीमेटम दिया है कि आप मास्क लगा के रखें, कोरोना के जितने भी जो है प्रिकॉशन है उनको हमें अपनाना है, चाहे मास्क हो, सैनिटाइज हो, चाहे हैंड वॉश हो, तो तमाम चीजों को, ताकि भीड़ में भी लोग ना जाएं। अगर किसी ने वैक्सीन नहीं लगवाई है तो वो वैक्सीन को अवश्य लगाए, उसी पे लेके हम चर्चा करेंगे। अगर इस तरीके का वाक्य होता है, फिर एक बार तीसरी लहर आती है, तो हम कितने तैयार हैं, सभी से हम बारी बारी बात करेंगे। क्या कुछ उनका कहना है? केशव जी, पहले आप ही के पास आता हूं। आपने पहली लहर भी देख ली, दूसरी भी देख ली, और आपने तो खुद अपने कई चाहने वालों को खो दिया है सेकंड लहर के अंदर, चाहे आपके संजय मलिक हो, चाहे और कई सारे लोग हो, आपके रिलेटिव भी थे जब हम सेकंड लहर में कवर कर रहे थे। अब ये जो नया वेरिएंट आया है ओमिक्रॉन, देश में दस्तक दे चुका है। केरला में 2 केस इसके आ गए हैं, कर्नाटक में। तो क्या कहेंगे जो कर्नाटक में अब 2 केस आए हैं उसको लेकर के? मोहनलाल जी, मैं सबसे पहले मैं आपको बता दूं, ये जो ओमिक्रॉन की जो लहर है ना, ये बिल्कुल इसमें कोई शक नहीं है, पूरे देश के लिए और पूरे, मैं कहूंगा, विश्व के लिए। ये बहुत, जो भी डॉक्टर बता रहे हैं, डॉक्टर गुलेरिया भी परसों भी ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, मैंने रात को उनको सुना, और उन्होंने बताया ये जो अगर तीसरी लहर के रूप में अगर ये परिवर्तित होता है तो खासकर हमारे हिंदुस्तान के लिए, तो हमारे हिंदुस्तान के लिए बहुत ही खतरनाक साबित हो सकता है। लेकिन अभी तो हम जो नोट हम कर रहे हैं, जो हम देख रहे हैं टीवी चैनल के माध्यम से भी हम देख रहे हैं मोहनलाल जी, ये जितने भी जो आए हैं, ये 2 केस जो हमारे हिंदुस्तान में आए, ये सब दक्षिणी भारत, वहीं से बाहर से आए, मतलब हिंदुस्तान के अंदर अभी वैसी स्थिति नहीं है। लेकिन मैं सरकार के लिए भी कहूंगा, जैसे आप बता रहे उपायुक्त महोदय ने आज इस पर रेवाड़ी ने मीटिंग ली, और हमारे स्वास्थ्य मंत्रालय भी इसके ऊपर मीटिंग कर रहा है और उसको देख रहा है। हाँ, घबराने की बात बिल्कुल है, क्योंकि पहले अब स्कूल खोलने की जहां तक बात आ गई थी, पूरे स्कूल 1 तारीख से खुलने जा रहे थे, अब दोबारा ये मास्क की बात दोबारा होने जा रही है। लेकिन ये जो तीसरी लहर के रूप में अगर ये परिवर्तित होता है मोहनलाल जी, तो इस बात के अंदर कोई शक नहीं है, ये पूरे देश के लिए और हम सबके लिए बहुत ही घातक सिद्ध होगा। और सबसे बड़ी बात मैं बताऊं मोहनलाल जी, जिसका हमारे को खासकर मिडिल, हम सब मिडिल परिवार से संबंध रखते हैं, हम सबको जो डर सता रहा है, अगर ये तीसरी लहर में परिवर्तित अगर होता है, तो सबसे बड़ी बात है कि वो जो लॉकडाउन वाली स्थिति अगर दोबारा हमारे देश के अंदर आ गई मोहनलाल जी, तो मैं आपको बता नहीं सकता कि कितने घर दोबारा बर्बाद हो जाएंगे। बड़ी मुश्किल से गाड़ी रूटीन की ऊपर आई है मोहनलाल जी। अभी आई हम है देखें, अर्थव्यवस्था में, अर्थव्यवस्था से देखिए कितना बुरा हाल हुआ। सेकंड लहर में आपने देखा होगा किस तरीके से इलाज के नाम पर कोहराम मचा, खुलेआम लूट बची, किस तरीके से कई डॉक्टरों ने उसको अवसर के अंदर बदला और सिर्फ एक कमाई का जरिया समझा। कई लोग अपनी जान गंवा चुके। रेवाड़ी की हालात तो आपको पता है ना, हम अन्य जगह की नहीं बात नहीं, ना करें। मैं मोहनलाल जी वही आपको बता रहा हूं। अभी देखिए, मैं वही उसी एक धंधे पेशे की जहां पर बात करते हैं, फिर अगर घूम फिर आके हम डॉक्टर के ऊपर बात आते हैं। अभी भी मैं देख रहा हूं कि डेंगू के मामले भी हमारे रेवाड़ी में सबसे ज्यादा है, फिर भी मैं अस्पतालों को भी देख रहा हूं। अभी सिर्फ वो पैसे कमाने के चक्कर के अंदर ही लगे हुए हैं मोहनलाल जी, सिर्फ एक प्रेम प्यार जो उनको अपनी दिखाने चाहिए, सिर्फ अपने बिजनेस के अंदर लगे हैं। और हम जब परमात्मा से ये प्रार्थना करते हैं कि तीसरी लहर जो है खासकर हमारे हिंदुस्तान में दोबारा ना आए, क्योंकि हमारे देश की, हमारे प्रदेश की स्थिति बिल्कुल इसके नाजुक स्थिति में। देखिए, महंगाई का दौर अपनी चरम सीमा के ऊपर है, इसके अंदर कोई दो राय नहीं है। मतलब एक मिडिल परिवार को अपना घर चलाना मोहनलाल जी बड़ी मुश्किलों से, अब कुछ दिनों से गाड़ी लाइन के ऊपर ट्रैक पर आई है। सबसे कुछ शादी हुई है, लोगों के चेहरे पर थोड़ी खुशी हम देखने मिल रहे, बाजारों के अंदर भी रौनक आई है। अगर ये तीसरी लहर कहीं भी ओमिक्रॉन के नाम पर
अगर ये हमारे देश के अंदर आती है ना मोहनलाल जी, तो मैं परमपिता परमात्मा से प्रार्थना करता हूँ। सवाल ये ना, एंट्री तो कर ही गया है कर्नाटक के अंदर, 2 केसेस के आ गए। नहीं देखिए अगर देखिए अगर मोहनलाल जी, माने दो देखिए जिस तरीके से प्रशासन सतर्क हुआ है ना, लेकिन एक मेरा मोहनलाल बड़ा जी, सवाल है ना, मेरा बड़ा सवाल पहले सुन लीजिए ना। सेकंड लहर में जिस तरीके से प्राइवेट हॉस्पिटलों को इजाजत दी गई, 22 करीबन हॉस्पिटल से पैनल बनाया गया, उसमें कई जो है बाद के अंदर कई जो हॉस्पिटलों की रिपोर्ट आई, उनको बाहर भी किया गया पैनल से। तो मेरा सवाल ये ना, अगर ऐसे में इस बार कहा जाएगा इंसान, क्योंकि आर्थिक स्थिति खराब है लोगों की, लगता है इस बार सरकार को इस पे पूरा फोकस करना चाहिए, प्राइवेट हॉस्पिटलों को ना देकर के परमिशन इलाज करने की। मोहनलाल जी, इसी के लिए सरकार भी उसी के ऊपर अपना देख रही है। सरकार पूरी तरह चिंतित भी है, लेकिन पहले की तैयारियां को देखते हुए मुझे लगता है कि करीब करीब वैक्सीन जो है करीब करीब सबको हमारे हिंदुस्तान में लग चुकी है। लेकिन ये जो ये डॉक्टर साहब तो बता रहे हैं जो सेकंड डोज अभी बहुत कम, यानी कि कई लोगों को है जो नहीं लगे, करीब 8-10 करोड़ मोहनलाल जी, लोग हैं ये एक हमारे लोगों को भी सजग होने की देखिए बहुत जरूरत है। सरकार तो अब जो कदम उठा रही है, सरकार तो बल्कि अपने घर में जो है अपने वॉलेंटियर्स भेज के, आंगनबाड़ी के भेज के, स्वास्थ्य मंत्रालय के भेज के, लोग घरों पे जाकर आजकल पूछ रहे हैं। हमारे घरों से ही 2-3 बार इंक्वायरी आ चुकी है, बाहर सुबह से बेल बजती है। मैं आपको ये नहीं कि मैं सरकार के प्रति उसको कोई बड़ी बड़ी बात कर रहा हूँ मोहनलाल जी, मैं आपको प्रैक्टिकल बात बता रहा हूँ। अभी परसों सुबह घर पे था, 2 औरत आई, उन्होंने पूछा जी आपके घर में डोज लगी है, लेकिन फिर भी हमारे लोगों को ये जो फ्री के अंदर वैक्सीन लग रही है मोहनलाल जी, ये हमके लोगों को जुगाड़ने का काम करना चाहिए। देखिए बार बार आप धारी जी सुन पा रहे हैं मेरे को? जी जी जी। देखिए अब जिस तरीके से जो नया वेरिएंट आया है ओमिक्रॉन, उसको लेकर के एक डर का माहौल कहीं ना कहीं है। बाजार में भी जब हम जाते हैं तो लोग बाकायदा हमसे पूछते हैं कि आप तो मीडिया में हैं, ओमिक्रॉन की जो एंट्री हुई है कितना घातक है, कितना परेशानी करने वाला। क्या लगता है हिंदुस्तान इसको बर्दाश्त करने के मूड में है, या कोई हमें तैयारियां भी करनी चाहिए? जिस तरीके से कई देशों के अंदर ये फैल गया है, 375 के समथिंग केस आ चुके हैं पूरे, अगर विश्व में हम बात करें कई देशों के अंदर मिला करके। आज प्रशासन ने भी बाकायदा मीटिंग की है निजी डॉक्टरों की, सरकारी डॉक्टरों की, ताकि इस पे मॉनिटरिंग की जाए। लगता है कुछ हम जो कदम उठा रहे हैं वो कारगर सिद्ध होंगे। क्या क्या लॉकडाउन फिर सहने के लिए तीसरी बार देश तैयार है क्या? ऐसा है जी, जो ये वायरस दोबारा से तीसरी लहर के रूप में हिंदुस्तान में आया है, ये कहाँ से आया है? ये फिर वही सरकार है, वही प्रशासन है, वही फ्लाइट है जिसके जरिए से ये बाहर से आया है। क्योंकि अब सरकार के अंडर में तो जहाज फ्लाइट तो है ही नहीं, क्योंकि सब बेच खाया है। आका इनके अब रोकेंगे नहीं। देखो ये है कड़वा सच, ठीक है जी। सबसे पहले तो जिस देश में, जिस भी कंट्री में ये वायरस है, उस जगह की सारी फ्लाइट बंद कर दी जाए, ताकि वहां से करी है लोग। ना, कई देशों ने करी है, कई देशों ने करी है। अभी हमने गृह मंत्री जी का भी बयान आया था कि तो तमाम जो कोरोना को लेकर के है। ये 2 केस कहां से आ गए? ये आप देखिए कर्नाटक में ये 2 केस कहां से आ गए? अभी अभी तो शुरुआत हुई है, इलेक्शन नजदीक है। सरकार वही है जिन्होंने कोरोना काल के अंदर बड़ी बड़ी रैलियां की थी। ये कहीं किसी रूप में कल भी गंभीर नहीं थी और आज भी गंभीर नहीं है। आपको लग रहा है ऐसी मीटिंगें पहले भी हुई हैं और होती रही है, पर सरकार कहीं किसी पक्ष में नहीं है कि लोगों की किसी तरीके से देखभाल की जाए। अब चौधरी साहब बैठे हैं, चौधरी साहब ने किसी सरकार के सहयोग से कैंप नहीं लगाया। इन्होंने सिर्फ और सिर्फ अपने बलबूते से, अपनी राशि से कैंप लगाया, लोगों में ऑक्सीजन बांटी, लोगों में खाना खाना दिया। आप बैठे हैं सामने, हमारे आदरणीय विनय जी बैठे हैं, पार्षद साहब बैठे हैं, केशव चौधरी जी बैठे हैं। बता दीजिए इनको सरकार से क्या हेल्प मिली? सरकार से कोई हेल्प नहीं मिली, ये कड़वा सच है। नहीं चढ़ावा नहीं, देखिए सरकार नहीं, जनता ने तो बहुत डोनेट किया था, बहुत चंदा आया है कोरोना वो के दौरान। सिर्फ तो वो कोरोना के काल के दौरान जो फंड में चंदा आया, बहुत आया, लोगों ने यानी कि दिल खोल करके खूब यानी कि पैसा दिया था, वही तो सामान वो दिया था, राशन दिया था। सरकार कहाँ दिया? सरकार ने नहीं दिया। आप जैसे भाइयों ने सहयोग मैं कह रहा दिया। हूँ आम जन ने सरकार को दिया ना। सरकार को जो दिया, सरकार ने वो चंदा तो कहीं यूज ही नहीं करा। उन्होंने तो बड़ी बड़ी रैलियों में यूज किया। बताओ, रैलियों के रूप में एक गांव के अंदर, आप देहात के अंदर टीवी स्क्रीन दे रहे हैं, वहां पर अपने भाषण पहुंचा रहे हैं। अरे ये तो दिया विनय यादव जी ने दिया, अपने निजी सहयोग से दिया, केशव चौधरी जी ने दिया, और भी तमाम बड़े लोग हैं जिन्होंने अपने जेब से पैसे खर्च कर कर
लंगर लगाए, सरकार ने कहाँ लंगर लगाए, आप बताइए। लेकिन जो दूसरे कोरोना काल में जो हमने त्रासदी देखी, ऑक्सीजन की किल्लत, किस तरीके से यानी कि हाहाकार मचा चारों तरफ, इलाज के नाम पर किस तरीके से खुल्लम खुल्ला नांगा नाच नाचा गया, लूट यानी कि एक एक दिन का 50-50 हजार रुपए वसूल किया गया, डी नोटिफाई किया गया कई हॉस्पिटलों को। क्या लगता है अगर ये तीसरी बार ऐसी अगर स्थिति सामने आती है तो क्या हम उसके लिए तैयार है, या हम संभल पाएंगे, या लोगों की जेबें ना कटे, लूट खसोट ना हो इलाज के नाम पर, यानी कि जो हुआ नंगा नाच वो फिर नहीं देखने को मिलेगा जितनी मेरी जाने बात हमने सुनिए, गवाई। ये जो जाने गई, भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। ये जो अगर हुआ दोबारा से, अगर सरकार का ऐसा ही रवैया रहा दोबारा से, तो लोग कत्लेआम पे उतरेंगे। आज आपको बता देते हैं, जिस तरीके से पिछली दफा डॉक्टरों ने, बड़े बड़े हॉस्पिटलों ने नंगा नाच किया, पैसों की लूट खसोरी की, सरकार ने कोई रोल नहीं अदा किया अपना, कि जिस तरीके से किसी भी हॉस्पिटल में जाके वो देखा जाए, प्रशासनिक कोई भी अधिकारी, सरकार का कोई भी अधिकारी जाके, पदाधिकारी जाके, किसी ने हॉस्पिटल में जाके किसी का हालचाल नहीं पूछा। अगर यही जनता पे अगर दोबारा से यही मौका थोप दी गया तो आप सोचिए कत्ले आम होगा। देश जो पिछली ये दिन देख चुका है, इससे भी भयंकर दिन देखने के लिए तैयार रहिएगा अगर सरकार का रोल नहीं हुआ। विनय जी सुन पा रहे मेरे को? हाँ जी, सुन रहे हैं सर मोहन जी। देखिए जिस तरीके से बहुत सारी चीजें निकल के आई, जब हमने सर्वे की लगातार सेकंड कोरोना काल के बाद, हम बकायदा लोगों के टच में है। कई सारों ने बताया कि मेडिक्लेम ने हॉस्पिटलों को जिंदा कर दिया। मेडिक्लेम के नाम पर जिनका मेडिक्लेम था उनका दब करके बिल बनाया गया, ये क्लेम ले लिया जाएगा। कई हॉस्पिटलों को ब्लैक लिस्ट भी बकायदा कई कंपनियों द्वारा किया गया है। और अब ये तीसरा जो वेरिएंट आ रहा है ओमिक्रॉन, जो कर्नाटक में 2 केस आ चुके हैं, प्रशासन भी सजग हुआ है, एक अच्छी पहल है। आज हम सराहना करेंगे प्रशासन की कि उन्होंने, हालांकि अभी कोई इस तरीके का हमारे यहाँ आसपास नहीं है, हरियाणा राजस्थान में इस तरीके का, लेकिन जिसको लेकर के सतर्क हुए हैं। क्या लगता है हमें तैयारियां पहले कर लेनी चाहिए कि दूसरी बार जो जिस तरीके से इलाज के नाम पर लूट खसोट हुई, लोगों को अपनी जानें गंवानी पड़ी, ऑक्सीजन की किल्लत रही, जिस तरीके का दर्द हमने झेला, क्या वो स्थिति ना है, उसको लेकर के प्रिपरेशन पहले जरूरी है? मोहन जी, सबसे पहले तो अगर कोई आपदा आती है तो उसका भुगतान आम जनता को करना पड़ता है, ये तो सत्य है। पर सबसे बड़ी समस्या ये है कि हमारे यहाँ कोई एक विपत्ति, एक आपदा आई, उस विपत्ति से, आपदा से भी अगर हमने कोई सीख नहीं ली है तो हमारे लिए सबसे बड़ी निंदा का विषय ये है। उसके अंदर खाली प्रशासन नहीं, जनता को भी इससे सीख लेनी चाहिए और प्रशासन को और सरकार को भी लेनी चाहिए। क्योंकि किसी भी एक पर जिम्मेदारी थोप देना, अपनी निर्वाह कर लेना उस जिम्मेदारी से। आपको एक उदाहरण देता हूं, अगर हम रोड पे चला रहे हैं, मैं खूब सही ट्रैफिक अपनी गाड़ी चला रहा हूं, पर जरूरी नहीं मैं सही चल रहा हूं तो अगले वाले का तो मुझे ध्यान रखना चलेगा, कहीं वो तो गलत चला के मेरे से एक्सीडेंट नहीं कर देगा। तो ये जो गलतियां हैं सर, ये दोनों तरफ से होती हैं। पर क्या है, सरकार है हमारी, तो हमारी सरकार का दायित्व तो बनता है कि वो पिछली गलतियों से सीख ले और उस तरह की समस्याएं, उस तरह की स्थिति देश में ना आने दे। अभी तो 2 केस आए हैं, अगर ये 2 केस पे ही कंट्रोल कर देते हैं, फ्लाइटें हैं, जो भी जलमार्ग है उनको बंद कर देते हैं, विदेश में जो नागरिक रह रहे हैं उनको बगैर जांच किया नहीं आने दिया जाता है, या यहाँ के लोगों को बाहर ना जाने दिया है, तो ये पहले पे रोक लग जाएगी इन चीजों के ऊपर। पर सबसे बड़ी दिक्कत क्या है हमारे हिंदुस्तान में, आपको कमी बताता हूं। हमारे यहाँ कोई भी आपदा आती है तो हमारे सरकार के नेता और अधिकारी और कर्मचारी उस आपदा को अवसर में बदल लेते हैं। ये उनके अंदर बहुत बड़ी खूबी है। कोई भी आपदा, उस आपदा को अवसर में बदल लेंगे, वो हर आपदा में कमाने का साधन खोज लेते हैं। पहली बार जब कोरोना आया तो जितने भी सरकार से पैसे आए, मुझे एक चीज बताइए, एक भी बीजेपी के किसी सांसद ने, विधायक ने, पार्षद ने, किसी नेता ने, पदाधिकारी ने कभी आकर ये बताया स्टेज पे या सार्वजनिक रूप से, सरकार की तरफ से जो शेल्टर होम में लोग रहते थे उनको पैसे खाने के नाम के सरकार से पैसे भी रिलीज किए गए हैं, या ये सुविधाएं उनको दी गई है, किसी ने बताया? नहीं बताया। सब कागजों में आया और कागजों में ही खत्म हो गया। सहयोग जो किया वो समाज सेवी संस्थाओं ने किया, व्यापारियों ने किया, आम लोगों ने किया, जिसकी जैसा हैसियत थी, जितना सामर्थ्य है उतना उसने अपनी तरफ से सहयोग किया। आप देखिए, पहले में सहयोग हुआ, दूसरे में नहीं हो पाया, क्योंकि लोग समझ गए। अगर पहले के अंदर जब इतना बड़ा घोटाला हुआ है अधिकारियों की तरफ से, सरकार की तरफ से, तो उन्होंने दूसरे में लोगों की भावना कम होती चलेगी। और अब ये तीसरा वेरिएंट अगर बड़े स्तर पर फैला तो आप यकीनन मान के चलिए, अगर इस तीसरे वेरिएंट में भी लोग अपने घरों में छिप जाएंगे, लोगों में सहयोग की भावना नहीं रहेगी, क्योंकि अब लोग समझ गए हैं कि ये दायित्व सरकार का होना चाहिए, सरकार हर दायित्व पे फेल हो रही है।
जब पहले से उन्होंने सबक नहीं लिया, दूसरे से भी सबक नहीं लिया, तो सीधी स्पष्ट बात है, जैसे मेरे भाई धारी अरोड़ा जी ने कहा, अब सरकार ने लोगों को मरने के लिए छोड़ दिया है, भगवान के भरोसे छोड़ दिया है, राम जी के भरोसे छोड़ दिया उन्होंने। अब जिसकी किस्मत होगी वो बचेगा, जिसकी किस्मत होगी वो चला जाएगा। नहीं विनय जी, एक सवाल और है ना, क्या हमने दोस्त से सबक लेके वो तैयारियां की, वो बेड, वो हॉस्पिटल, मैं मोहन जी उसी बात पे आ रहा था, वो तमाम चीजें, मैं उसी बात पे आ रहा था। नाकाबंदी की जाए, किस तरीके से टेस्टिंग की जाए, भाई कहाँ टेस्टिंग बढ़ाई जाएगी। गृह मंत्री का बयान आता है, बोला स्कूल जो गाइडलाइन के अनुसार खुलेंगे, पहले ये था पूरे स्कूल खुल जाएंगे, फिर 50% स्कूल। मैं आपसे क्या कहना चाह रहा हूँ सर, ये पहले पता था तीसरा वेरिएंट आएगा, आज से 4 महीने पहले से घोषणा की जा रही थी कि तीसरी लहर आएगी, तीसरी लहर आएगी, तीसरी लहर आएगी। जब सबको पता था तीसरी लहर आएगी, तो उस तीसरी लहर से पहले तैयारियां क्यों नहीं की गई? दूसरी बात, अगर किसी ने भी, अब तीसरी लहर आएगी, सबसे पहले तो सरकार के जो नुमाइंदे हैं, नेता है, वो छुपेंगे अपने घरों के अंदर, अपने आप को कैद कर लेंगे, खाली अखबारी बयानबाजी उनकी रहेगी, फेसबुक व्हाट्सएप पे तो सक्रिय रहेंगे, पर लोगों के बीच नहीं जाएंगे। लोगों के बीच अब भी जाएंगे तो छोटे स्तर के जो समाज सेवक नेता है वही जाते हैं, पहले भी वही गए थे, अब भी वही जाएंगे, ये आप यकीनन मान के चलिए। चाहे उनमें धारी अरोड़ा जी हैं, चाहे केशव चौधरी जी हैं, चाहे अन्य और कोई जो पार्षद हैं, सरपंच है, वही जाएंगे लोगों के बीच में। इनसे बड़े स्तर के जो पदाधिकारी नेता वो नहीं जाते कभी उनके खैर खबर पूछने। दूसरे बात करता हूँ हॉस्पिटल्स की, मैं बात करता हूँ हॉस्पिटल्स की। आप बताइए, जब पता है इन्हें, किस अधिकारी ने आज तक जाके किस हॉस्पिटल में पहली लहर के बाद सबक लिया और उस हॉस्पिटल के मानकों की, उपकरणों की और उसकी व्यवस्था की जायजा ली? कभी समीक्षा की? कभी चेक किए उपकरण, अगर वो इस लायक है या नहीं, अगर लोगों को सुविधा दे सके? किस हॉस्पिटल की कितनी कैपेसिटी है, वहां क्या कमी है, क्या खामी है, उनको दुरुस्त करवाया जाए। नहीं हुआ। कोरोना गया, लोग अपने व्यापार पे लग गए, अधिकारी अपनी जी हुजूरी करने लग गए, नेता अपने भाषणों में, चुनाव में लग गए, किसी ने ध्यान नहीं दिया। अगर आपदा फिर से आएगी तो हमें क्या क्या जो है प्रबंध करने चाहिए लोगों के लिए। सरकारी अस्पताल की व्यवस्था देख लीजिए, प्राइवेट हॉस्पिटल की देख लीजिए, लोगों के क्लेम रिजेक्ट हो गए, हॉस्पिटलों ने खूब लूट मचाई, क्लेम रिजेक्ट हो गए, कंपनियों ने मना कर दिया कि हम इस तरह के क्लेम अब नहीं देंगे। लोग जो क्लेम के भरोसे अब जिन्होंने इलाज करा लिया, वो तीसरे वेरिएंट में कहां से इलाज करा पाएंगे? सरकार को चाहिए, कम से कम सरकार ने घोषणा की थी अगर लोगों के बीमे किए जाएंगे 5 लाख रुपए तक के। सरकार एक बार पूरी 5 साल निकाल दी, दूसरी योजना फिर आ गई है। मुझे बताइए किस नागरिक के इन्होंने बीमे किए अब तक 5 लाख रुपए तक के फ्री इलाज के किए हैं किसी के? तो ये यही कमियां तो है सर। विनय जी, सवाल मेरा ये है ना सबसे बड़ा, कि जिस तरीके से जब सेकंड लहर आई, प्राइवेट हॉस्पिटलों को परमिशन दी गई इलाज करने की, भाई क्या वो डॉक्टर कैपेबल थे? पानी के इंजेक्शन लगे रेमडेसिविर के नाम पर, कितने मामले दर्ज हुए, जांच की बातें की गई, क्या उनकी जांच हुई, कोई रिपोर्ट आई आपके पास? क्या आप लोगों ने देखा? क्या मतलब अब अगर तीसरी लहर आ जाती है और प्राइवेट हॉस्पिटलों को मंजूरी दे दी जाती है, जी आप इसका कोरोना वेरिएंट का, ओमिक्रॉन का, मंजूरी नहीं, ये सरकार की मजबूरी है मोहन जी, ये सरकार की मजबूरी है। सरकार के पास सरकारी अस्पतालों में इतने संसाधन है ही नहीं, उनकी मजबूरी है। प्राइवेट को तो मंजूरी उनको देनी पड़ेगी, उनकी मजबूरी है। सरकारी अस्पतालों में संसाधन है नहीं, सुविधाएं नहीं है, तो मजबूरी देनी है, मजबूरी है। ये तो लूट खसोट पे कौन लगाम लगाएगा फिर? उन पे हिस्सा है सबका, सरकारी अधिकारियों का, सरकारी नेताओं का, सबका हिस्सा है उसके अंदर। किसके ऊपर जांच का आरोप लगे, जांच की गई, जिसका जो हिस्सा था उसके पास पहुंच गया, जांच दबा दी गई। कौन आरोपी साबित हुआ आज तक? किसको सजा मिली? किसका लाइसेंस कैंसिल हुआ? मुझे आप एक तो बताइए। कोई ना कोई हॉस्पिटल, केशव जी ने भी विरोध में आवाज उठाई और नेताओं ने उठाई थी कई हॉस्पिटल्स के खिलाफ जांच होके। मोहनलाल जी, सारे हॉस्पिटलों के जो 5 अब चलती है, तो मैं तो आपकी डिबेट में कई बार पहले भी कह चुका हूँ भाई, सरकार, आप भी वहां मौजूद थे। ऑक्सीजन एक तरीके से कहा जाए, मैं मोहनलाल जी जब वहां थे तो मैं भी हॉस्पिटल के अंदर, मैं भी उस हॉस्पिटल में मौजूद था। और मैं आज भी, मोहनलाल जी सुनिए, मैं आज भी आपके चैनल के माध्यम से मैं हॉस्पिटल को आज भी दोषी मानता हूं। चाहे उसको किसी भी अधिकारी ने क्लीन चिट दे दी हो, कहीं से भी वो क्लीन चिट ले आया हो, लेकिन जब उसके हॉस्पिटल में कैपेसिटी, जब उसके 50 मरीजों की थी, तो उसने 70-75 पेशेंट हॉस्पिटल में अपने क्यों रखे? उसको उसकी जवाबदारी हॉस्पिटल की बनती है मोहनलाल जी। और मैं बिल्कुल विनय भाई की बात से बिल्कुल सहमत हूं कि दूध की रखवाली बिल्ली। मैं क्या कहना चाहता हूँ आपको, वो सब एक दूसरे के रखवाले हैं। अरे मैं वही कह रहा हूँ ना, जांच के नाम पर,
जी 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 मोहन लाल सर जी मेरा सवाल सुनिए ना। मेरा मेरा सवाल ये, जो ऑक्सीजन की किल्लत थी या जो बनी, ये भी तो प्राइवेट हॉस्पिटलों ने पैदा की थी ना, कि ये ऑक्सीजन की किल्लत खबर खबर मचवा दिया, मीडिया का सहारा लिया और देखिए, दमादम खबरें चल गई, नहीं नहीं आउटलेट मोहनलाल बजा जी, दिया, 5 मोहनलाल साहब जी हर उसी बार। दिन की मैं आपको, पहले दिन की मैं आपको बात बताऊं कि जैसे ही हॉस्पिटलों में अगर ऑक्सीजन की किल्लत हुई, वो उनकी खुद की तरफ से दिक्कत थी। नहीं, मैंने अपने निजी रूप से, मैंने प्रशासन से, उपायुक्त महोदय यशवंतर सिंह से, मैंने जितने भी उनके पास खाली सिलेंडर भेजे मोहनलाल जी, आप यकीन के साथ मानो, मैंने अगर 20 सिलेंडर भेजे या 25 सिलेंडर भेजे, छोटे बड़े, मेरे को 5 मिनट के अंदर रिफिल करके दिए प्रशासन ने। लेकिन इनका डॉक्टरों का अपना निकम्मापन, सिर्फ पैसे खेलने के चक्कर के अंदर, जो भी मरीज आ गया आ जाओ, जो भी मरीज आ गया आ जाओ, सिर्फ पैसे खर्च गए। दूसरा मैं भी, नहीं भाई आपको एक चीज और बता दूंगा, आप मेरे भाई हैं, ये जो सरकार की आप जो कई बार बात करते हैं ना, आप और भी आप देख लीजिए, और आप विदेशों के अंदर आप देख लीजिए, तो कितनी क्या इस सरकार की कोरोना काल के नहीं, अंदर कितनी नहीं तो कितनी सरकार मृत्यु को हुई है। देखिए, देखिए सरकार की मृत्यु छुट्टी भी तो निजी मृत्यु हॉस्पिटलों की मृत्यु व्यवस्था दर हुई का है ना मृत्यु का भाई, दर निजी हॉस्पिटलों ने तो कराई है ना सरकार की छुट्टी भी तो। कहीं ना मैं कहीं क्यों नहीं सरकार, क्यों नहीं मैं सरकार लगाम लगाती इन पर? मोहनलाल जी, सबकी जांच कराने का जिम्मा तो ले दिया, कह भी दिया गया है, लेकिन सबके, आप इस चैनल के माध्यम से आप, भाई सबके घर तो एक दूसरे के, कांच के दीवार और शीशे सब तो एक दूसरे के तो भाई बंधे हुए हैं ना तो इनके, फिर तो फिर तो एक फिर दूसरे की बात कहीं वही ना कहीं है। रिश्तेदारी है, तो फिर एक जनता दूसरे का कहीं लवारिस, ना कहीं रिलेशन है, एक नहीं तो दूसरे फिर को जनता, बचाने का काम करते हैं ये लोग। नहीं तो जनता फिर लवारिस हो गई ना। जनता कहाँ जाए, आम जन कहाँ जाए, जिनसे 50-50 हजार रुपए आपने एक दिन का लिया इलाज के नाम पर, यानी कि लोगों के 5-5, 10-10 लाख, किसी का 50 लाख लग गया, किसी का 20 लाख, कोई कर्जवान हो गया, कोई जमीन बेच के आया, कोई अपना मकान बेच के आया, कोई गहने बेच के आया। जिस तरीके का इलाज के नाम पे कसाईपना जो हुआ, यानी कि इसका क्लेम भी ले लेंगे, इसको लूट भी लेंगे, और आज कई डॉक्टरों की तो रिपोर्ट है, करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी वो खरीद रहे हैं, बिल्कुल 10-10, बिल्कुल बिल्कुल 12-12 मोहनलाल करोड़ की जी, प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं मैं वो। ऐसे आपको बताइए रेवाड़ी आपको। के हॉस्पिटल डॉक्टर बता सकता हूं, जिन्होंने अपने इस हॉस्पिटल पे कमाई के लिए उतने बड़े दूसरे हॉस्पिटल की तैयारी कर ली है। तो मैं हमें वही पता कह है, रहा हूँ हम ना, जानते हैं। वो तो लूट कहाँ से हुई, लूट इनकी कहाँ जांच से होनी हुई? चाहिए। नहीं नहीं, वो एक निजी रूप से डॉक्टर का मारा ना, नहीं नहीं उस पर नहीं तो मैं कौन वही कह रहा घिसेगा, हूँ ना, कौन बोलेगा, उसकी उसकी हमने तो, आप प्रधान जी, उसकी जांच के आदेश तत्काल आप मुख्यमंत्री जी से बात करके उसकी जांच के आदेश देने चाहिए थे, और उसका आप विरोध करो, आज भी नहीं करो। वैसे तो ईडी के नारी छापे पड़ जी, जाते हैं। नारी जी, मैं आपकी बात से सहमत हूं, उनकी कंप्लेंट कराने के लिए खाली केशव चौधरी के हॉस्पिटल के बारे में कहेगा क्या? मैं जनता जो पूरे शहर के अंदर, पूरे यहाँ पूरे हिंदुस्तान के अंदर जो जनता ढही गई है, वो रोड पर और बताएगा। उस समय तो कंप्लेंट करने के लिए उससे तो मोहनलाल जी को उन्होंने फोन कर दिया, मोहनलाल जी मुझसे 50,000 रुपए इस हॉस्पिटल ले लिए, लेकिन आज वो शख्स कहाँ है? आज वो शख्स नहीं गायब आगे है। क्या करे, क्या करे, जिनका कुड़बा चला गया, जिनके परिवार से चले गए, वो लोग क्या करे, जो जवान जवान बच्चे चले गए कोरोना काल में। आपको बता दूं, रेमडेसिविर, कई कई जनों ने हमें जानकारी दिया, रेमडेसिविर के नाम पर पानी के इंजेक्शन लगाए गए हैं, और एक एक इंजेक्शन के 35-35, 40-40 हजार रुपए लिए गए। यानी कि डॉक्टरों के लिए तो कोरोना काल एक अवसर बन के आया था। तो वही कई अवसर, डॉक्टर तो माला माल हो गए। मैं विनय भाई की तो बात से बिल्कुल सहमत हूं, ये डॉक्टर दोबारा उसी ऑप्शन के अंदर यूज होना चाहते हमें हैं। हमें इनको किसी हमें इनको कोई देखिए महामारी से मतलब नहीं है, इनको तो कमाई विनय के जी, अवसर चाहिए। विनय जी, डेंगू के हमें एक इंश्योरेंस कंपनी के कर्मचारी ने हमें बताया कि कई हॉस्पिटल बंद के कगार पे थे, ये कोरोना लहर ने उनको जिंदा कर दिया है। वो तो चाहते हैं इस तरीके की लहर आए, वो तो चाहते हैं इस तरीके का आए, ताकि हम लूट खसोट बचाएं। और कई कंपनियों ने ब्लैक लिस्ट करा, इंश्योरेंस कंपनी ने, मेडिक्लेम के भाई नाम पर। मोहन जी, आप रेवाड़ी, केशव जी, विनय जी, आप रेवाड़ी का बता दीजिए, जितनी यहाँ हॉस्पिटल है, क्या इतने हॉस्पिटलों की जरूरत है? हर गली में हॉस्पिटल, हर मोहल्ले में हॉस्पिटल, आज लोग मकान तोड़ तोड़ के हॉस्पिटल बना करके किराए पे दे रहे हैं। क्या पूरी रेवाड़ी बीमार है? आपको लगता है पूरी रेवाड़ी बीमार? आप तो रेवाड़ी के जन्मे हुए हैं। अभी मोहन 7 महीने में 14 नए हॉस्पिटल रेवाड़ी में खुले हैं। अभी हर महीने 2 नए अस्पताल, यानी 7 महीने में 14 नए अस्पताल रेवाड़ी में खुले हैं अभी। ये रेशो है। बाकी अब एक तो चीज ऐसे और ऐसे भी नहीं, मैं एक अब तो हकीकत और ऐसे, है मोहन जी, सुनिए, एक हकीकत और है। जिस हॉस्पिटल की कैपेसिटी 50 बेड की है, प्रशासन ने उसको मंजूरी किस लिए दी फालतू पेशेंट एडमिट करने की? उसमें एक मजबूरी प्रशासन की भी थी। आपके माले रेवाड़ी में टोटल हॉस्पिटल की संख्या मिलाकर 500 पेशेंट एडमिट करने की है, और पेशेंट आ गए 600, तो क्या उन 100 पेशेंट को मरने के लिए छोड़ दिया जाएगा? आप मुझे ये बताइए, वो जिम्मेदारी किसकी है?
लेकिन अभी हॉस्पिटल एक के बात उठी देखना नहीं, मेरे बड़े भाई ने एक बात उठाई, अब विनय जी तो सरकार, अरे जो मुखिया बैठा है जिसकी जिम्मेदारी है उसकी तो जिम्मेदारी उसी पे थोपी जाएगी ना, दूसरे पे नहीं थोप सकते। धारी अरोड़ा जी केशव जी उसकी जिम्मेदारी नहीं देख सकते, उसकी जिम्मेदारी तो सीएमओ है, डीसी है, एसपी है, जो भी प्रशासनिक अधिकारी है, जो नेता है, जो बीजेपी के गुणगान करते हैं, सरकार का गुणगान कर रहे हैं, उनकी जिम्मेदारी है। अब वो इनकी व्यवस्था करवाएं, पहले कराएं। अगर हॉस्पिटल की नहीं, कैपेसिटी 500 की है सभी अस्पतालों की, मरीज 600 आ गए, तो क्या 100 को लावारिस घर मरने के लिए छोड़ दिया जाएगा? उनको भी तो सुविधा दी जाएगी। तो एडजस्टमेंट एक तरह की नहीं होती, कई तरह की होती है। कई विनय अस्पताल जी, ऐसे हैं, पर क्या है, उन अस्पताल को हम पहले से तैयार कर सकते हैं, उनको कह सकते हैं कि आपकी कैपेसिटी 50 की है, आप अपनी 10 की बढ़ाइए। सरकारी अस्पताल में 250 बेड है, तो आप उनका पहले आपको पता था बीमारी आएगी तो 250 के आप 400 कर सकते थे। इस और नेताओं का कहीं ध्यान नहीं है। 7 साल हो गए, एम्स का पत्थर नहीं लग पाया, राजनीति बहुत भारी चल रही है, उसके ऊपर विवाद चल रहे हैं, सब क्रेडिट शेयर लेने को तैयार बैठे हैं, पूरे पहले जो विधायक रहे वो भी, अब जो विधायक हैं जिले के अंदर वो भी, मंत्री एमएलए वो भी, मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री, श्रेय सब ले रहे हैं। एम्स एम्स एम्स, इस 7 साल में तो एम्स बन के तैयार हो जाता अगर बनाने की मंशा नियत होती तो। आप मुझे एक चीज बताइए ना, अब ये विनय जी कह तो क्यों, देते हैं, अब अगला चुनाव आएगा ना जी, अगला जब लोकसभा का चुनाव आएगा उससे पहले एम्स का पत्थर रखा जाएगा, ताकि उस चुनाव के अंदर ये लोग ढिंढोरा पीट सके, अब हमने एम्स का पत्थर लगा दिया, काम शुरू हो गया है। तो विनय ये जी जो क्यों है ना, ये इस तरह की पॉलिटिक्स है, ये आम जनता नहीं समझती, ये नहीं समझ पा रहे। मैं विनय जी वही कह रहा हूं। अब क्यों जले पे नमक देखिए, छिड़क रहे हो ये बोलकर? नहीं नहीं, अब मेरा सवाल, मेरा देखिए, बात चल रही है महामारी की। नहीं, वही मेरा कह रहा सवाल हूँ ये है ना, विनय जी, मेरा जले पे नमक क्यों जानी छिड़क रहे हो आप? जानी जी, मेरा सवाल ये है ना, जो तीसरा वेरिएंट जिस तरीके से ओमिक्रॉन को लेकर के, देखिए डर तो है, क्योंकि डर आज जो है। प्रशासन ने मीटिंग ली है, डर है। लेकिन मेरा सवाल ये है ना, कि जो हॉस्पिटल मेडिक्लेम के सारे जिंदा हो, जिनको ये आदत पड़ गई कि हम तो इसका क्लेम ले लेंगे, आपका बिल बन रहा है 2000 का बनवाइए, 50,000 का हम अपने आप ले लेंगे, आपके जरा सा बुखार है एडमिट कर लेंगे, आपको जरा सी नई नई जांच में लिख देंगे, मोहन जी, इस तरीके मेडिक्लेम का झूठ सबका नहीं तरीके का। है, गरीब मैं आदमियों का वही कह रहा मेडिक्लेम हूं, कहाँ है? गरीब सिर्फ आदमियों का मेडिक्लेम कहाँ है? 5% है क्या? मेडिक्लेम तो जो मध्यम वर्ग के लोग हैं ना जी, अपर लेवल मध्यम वर्ग में भी जो अपर कैटेगरी, अपर वर्ग के जो लोग हैं, ऊपरी मध्यम वर्ग के लोग हैं, उनके ऊपर ऊपर के लोगों का है मेडिक्लेम। सिर्फ अरबपति जो 5%। है, पूंजीपति, उनको फर्क नहीं पड़ना। पर जो गरीब कहाँ है हॉस्पिटल में जाता वो है, कहाँ ये जाए? मिलता है। गरीब का सरकारी अस्पताल में इलाज हो नहीं पा रहा, सरकार ने 5-5 लाख के इलाज के लिए मुफ्त के लिए कहा था, आज तक उनके कार्ड बन नहीं पाए, उनका वो हो नहीं पा रहा। सारा सरकारी अस्पताल में सुविधाएं है नहीं, ओपीडी की सुविधाएं, अरे बड़ी महामारी तो छोड़ो, रोज की जो छोटियां बीमारी है उस टाइम डॉक्टर उपलब्ध नहीं होते हैं, एक्सरे तक बाहर से हो रहे हैं, सीटी स्कैन बाहर से हो रहे हैं, एक्सरे की प्लेट नहीं है, सफाई व्यवस्था नहीं है, बेड नहीं है, पेशेंट को घर से बिस्तर कंबल लाने पड़ते हैं, उनको कह दिया जाता है कि यार रखना है रखो, नहीं अपने बाहर ले जाओ। कोई सीरियस पेशेंट आ गया, सुनिए, फर्स्ट एड के नाम पे खाना पूर्ति करके कागजी कार्रवाई करके उनको रेफर कर दिया जाता है, अगर रोहतक ले जाओ, कहीं भी ले जाओ, आप यहां से ले जाओ, हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है। अब इस तरह की जब ऑलरेडी इस तरह का काम चल रहा है, जब महामारी आएगी तो आप कैसे उम्मीद कर सकते हो अगर हमारे जो सरकारी डॉक्टर हैं, जो सरकार के अधीन है, वो लोगों की सेवाएं कर पाएंगे गरीब आदमियों की? ये तो केवल एक सब्ज-बाग दिखाने वाली बात है, एक बातों से खेलना और आंकड़ों से खेलना, उनसे काम नहीं होना। समाधान तो ग्राउंड पे दिखना चाहिए, ग्राउंड पे। केशव जी कुछ कहना चाह रहे हैं, मेरे पास समय का अभाव भी है। मोहनलाल जी, मेरा सवाल ये मोहनलाल है जी कि देखिए, हम मोहनलाल जी देखिए, कितना तैयार हैं? सरकार इसके प्रति बिल्कुल चिंतित है, ये बात आप देखिए। अरे सिविल अभी हॉस्पिटल के कहने अंदर से- आप देखिए, देखिए, सिर्फ 6 महीने के अंदर ऑक्सीजन का प्लांट बिल्कुल लग के तैयार है कि नहीं, आप बताइए अरे मोहनलाल जी। अरे मेरा सवाल ये है ना, क्यों नहीं बता रही है भाई? जो पुराने हॉस्पिटलों में जिन्होंने लूट मचाई, सेकंड कॉल में सेकंड जो लहर आई, उसके बाद तो टाइम मिल गया ना, सरकार चाहती सबकी जांच करा लेती। नहीं, मैं एक बात काटूं बीच में, मैं एक बात काटना चाहता हूं मोहन जी, शायद आपको पता भी हो, नहीं पता, और मेरे बड़े भाई केशव चौधरी को भी शायद पता हो। यूं कह रहे ऑक्सीजन से मौतें हुई, उसका किसी ने कारण पूछा मौतें ऑक्सीजन लगने के बाद भी क्यों हुई? मैं बताता हूं। इंडस्ट्रियल ऑक्सीजन, जब आप पेशेंट को इंडस्ट्रियल औद्योगिक ऑक्सीजन जब आप पेशेंट को चढ़ाओगे डायरेक्ट बिना प्यूरिफाई फिल्टर किए, तो मरेगा, जिंदा कहां से रहेगा? वो सरकार ने खाना पूर्ति की थी, ऑक्सीजन पे जब हल्ला मचा, अगर ऑक्सीजन की कमी है, तो उन्होंने जो इंडस्ट्रियल ऑक्सीजन थी, जो औद्योगिक ऑक्सीजन थी, उनको सप्लाई कर दिया हॉस्पिटल में, बिना जांच पड़ताल किए, बिना किसी की राय लिए। अगर इनसे लोगों की मौत होगी या फायदा होगा? ये कह दिया जी ऑक्सीजन पूरा हो गया, लोग मरने दो, इसको तो मरना ही था, 2 दिन बाद मरना, तब मर गया। ये बहुत बड़ी खामी रही थी, इसका किसी ने आगे जांच कराई क्या? विनय भाई देखिए, लोगों को ज्ञान नहीं था। मैं कहता हूं जो वहां पे पेशेंट था उसको नहीं पता वो कौन सी गैस थी। अगर वो डॉक्टर अगर वो कमर्शियल गैस यूज कर रहा है तो ये सबसे बड़ी खामी किसकी है? प्रशासन ने उपलब्ध वही कराई, देखिए, प्रशासन ने उपलब्ध कराई, मना करने में डॉक्टरों को क्या नहीं, देखिए, डॉक्टरों को कह दिया गया। मैं बता रहा हूं आपको केशव जी,
आप प्रशासन ने उनको उपलब्ध कराई और ये कह दिया गया, कई बातें गुप्त होती हैं, मेरी कहीं भी हो सकता है, अधिकारी को बुरी लग जाए, इस बात को नाराजगी हो जाए मुझसे, पर कहा मैं बता रहा हूँ आपसे, हमारे पास आप प्रशासन ने सुनिए, जितने भी सिलेंडर भेजे, आप हमारे किसी पास भी कोई ऐसा सिलेंडर नहीं था, अगर वो चाहते तो हमारे पास भी भेज सकते थे, लेकिन सिलेंडर मैंने नहीं एक आया, दिन में भाई 30 साहब, भरी गई बिना फिल्टर गैस, चौधरी बिना साहब, फिल्टर ऑक्सीजन भरी गई भाई साहब। चौधरी आप साहब, आरओ सुनो, आरओ का पानी आप पी रहे हैं, आरओ का फिल्टर खराब है, आरओ का पानी आ तो आरओ में से रहा है, पर वो उस प्योरिफिकेशन का नहीं आ रहा जो हमें चाहिए, वही मैं गैस की बता रहा हूँ। ऑक्सीजन जो हॉस्पिटल्स में आती है ना, उनका जो फिल्ट्रेशन लेवल है वो अलग होता है, इंडस्ट्रीज में जो ऑक्सीजन यूज होती है उसका लेवल एक अलग होता है, और आंगन फानन में वो नहीं कर पा रहे थे। तीनों से मेरा निवेदन है, जिस बहस नहीं, धारी जी मेरे पास समय कम है, मैं 30 सेकंड आपको दे रहा हूँ, बताओ। आप ये बताइए ना, अब आप और हम क्या मदद कर सकते हैं, किस तरीके से बचाव करें अपने यारे प्यारे रिश्तेदारों को, हम समझाएं कि भाई बाहर ना जाए, क्योंकि प्रशासन भी लगा बचाने के लिए, हालांकि लेकिन पेन नहीं होता तो आज प्रशासन मीटिंग नहीं करता, जाहिर है प्रशासन ने डॉक्टरों की मीटिंग बुलाई है तो कुछ ना कुछ सोचा होगा, ऊपर से निर्देश होंगे या सोचा होगा, जो 2 बार हमारी फजियत हो ली, अब की बार से तीसरी बार ना हो, उससे बचने के लिए। तो आपका क्या सजेशन है, क्या करना चाहिए आम जन को भी? दाली जी का नेटवर्क शायद कट गया। ऐसा है, हमें आप केशव जी मैं आपके बस आगे, धारी जी आगे, धारी जी सुन लिया मेरा सवाल आपने? दोबारा से एक बार रिपीट कर दीजिएगा। भाई हमें क्या तैयारी करनी चाहिए, 2 बार जो हो लिया हम जिसको भुगत चुके, तीसरी बार ऐसे हाथ हमारे ना जले, वो त्रासदी ना देखनी पड़े, तो हमें और आम जन को शासन प्रशासन की सरकार की कैसे मदद करनी चाहिए? मेरी आपके माध्यम से और ये समाज सेवी के माध्यम से मैं जनता को एक ही बात दोहराना चाहूंगा कि सबसे पहले हम अपनी सुरक्षा खुद करें, ठीक है जी, जिससे वो चाहे वो सैनिटाइजर हो, मास्क का प्रयोग हो, उचित दूरी बनाए रखे, तत्काल छोटी छोटी अगर खांसी जुकाम होता है तो वो हम टाइम टू टाइम चेक भी कराएं। और दूसरी देखो, मैं तो आम जनता से ही कहूंगा, सरकार से कोई उम्मीद रखने की मतलब कि किसी प्रकार की संभावना ना रखे, क्योंकि पिछली 2 पहली और दूसरी चीज को देखते हुए, लहर को देखते हुए आदमी जनता खुद ही अपना स्वयं अपना ध्यान रखे। और मैं भी अपने प्रेस के माध्यम से, आपके माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से लोगों को जागरूक करने का यही आग्रह करूंगा और सावधानी बरते। ठीक है केशव जी, जी मोहनलाल जी, केशव जी क्या कहेंगे, क्या क्या करना चाहिए? हमारा मोटिव ये है कि बैठने का, हमें किसी बुराई नहीं, हमें क्या है 2 से सबक लेना चाहिए। मेरा बार बार सवाल ये है, 2 में हमने जो अपनों को सेकंड खोया लहर में है, जो हमारे साथ हुआ, जो खो चुके, कि आगे ना खोना पड़े, उसके लिए हमें क्या करना चाहिए? आपका सजेशन क्या देंगे एचआर न्यूज़ के दर्शकों को? मोहनलाल जी, मेरा 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 सबसे पहला सजेशन ये है कि सरकार की जो भी गाइडलाइन हो, देखिए जो भी गाइडलाइन हो वो तो माननी पड़ेगी, हमारे को माननी पड़ेगी, लेकिन हमारे को कहीं भी किसी चीज का थोड़ा सा भी पता लगे, कोई भी हमारे पड़ोस में कोई आदमी बाहर से आ रहा है, कोई बाहर से आ गया, तो विदेश का कोई आदमी, अगर हमें उसके बारे में नहीं पता लगता तो हमारा तुरंत उसको इंटीमेट करना और उसका पता लगाना कि कहां से है, कई लोग तो मुझे पड़ोसी का है, मेरे घर में आया, इसको छोड़। हमारे को खुद ही एक दूसरे को जगाना पड़ेगा, एक दूसरे को जागरूक करना पड़ेगा मोहनलाल जी, ठीक है, क्योंकि ठीक है, तीसरी विवेक लहर का मैं फिर विवेक आपसे के माध्यम से कहना चाहता हूं, तीसरी लहर मैं चाहता हूं कि भारत के अंदर ना आए। अगर तीसरी लहर भारत के अंदर आई मोहनलाल जी, ये पूरे देश के लिए, हम मिडिल परिवार के लिए ये बहुत ज्यादा घातक है मोहनलाल जी। मैं परम ये प्रार्थना करता हूं कि हमारे को इस लहर से हाँ जी सर, 30 सेकंड में आपका सुझाव चाहेंगे। बिल्कुल मैं सहमत हूँ, सरकार की गाइडलाइन का हमें पालन करना चाहिए, पर सरकार को भी ध्यान रखना चाहिए अगर वो गाइडलाइन केवल राजनीतिक स्वार्थ के लिए ना बनाए, एक्चुअल में लोगों की स्वास्थ्य का और सुविधाओं का ध्यान रखते हुए गाइडलाइन बनानी चाहिए। केवल ये नहीं है अपनी कमियों को छुपाने के लिए उनकी आड़ के अंदर गाइडलाइन बनाकर उस बातों को दरकिनार किया जाए, लोगों की आवाज को दबाया जाए, जो कमियां हैं उनको देखने के लिए मॉनिटरिंग एक कमेटी बनाई जाए, एक्चुअल में लोगों को क्या क्या समस्याएं आती है लॉकडाउन के दौरान, ऐसी बीमारियों के दौरान, उस पर ध्यान नहीं जाता है। ठीक है जी, और लोगों को जागरूक स्वयं होना पड़ेगा, ये बिल्कुल केशव जी सही कह रहे हैं, अपना स्वास्थ्य अपना ख्याल हमें खुद रखना पड़ेगा, तालमेल अपना बनाए रखें, धैर्य ना खोएं, आपसी सामंजस्य भाईचारा बनाए रखें, और अपना धैर्य अगर बनाए रखेंगे तो ये बीमारी कोई बड़ी बात नहीं है, जैसे पहले बीमारियों से हमने मुकाबला किया है, इस तरह इस बीमारी से भी किया जाएगा। मिलके ही हो सकता है जी ये सब कुछ। ठंड का मौसम भी आ रहा है, क्योंकि अब दिसंबर लग गया है, तो जाहिर है हमें भी अपने घरों में रहना चाहिए, भीड़ में जाने से बचे। जो भी एचआर न्यूज़ के दर्शक हैं, चर्चा हम लगातार हमारी भी चलती रहेगी, आगे भी हम मिलेंगे इसी मुद्दे पर, और हमारी भी निगाह बनी रहेगी जो तीसरा वेरिएंट जो आ रहा है ओमिक्रॉन, ये किस किस तरीके, और पूरी जानकारी भी रखेंगे कि आगे आगे आने वाले दिनों में हम डॉक्टर से भी बात करेंगे कि किस तरीके से इसके लक्षण होंगे, क्या कुछ होंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं अफवाहों का बाजार भी गर्म है।
और बाजार में लोग डरे हुए हैं, व्यापारी डरे हुए हैं कि अगर तीसरा लॉकडाउन लग गया तो स्थिति क्या होगी देश की। तो तमाम आप लोग मेरे साथ जुड़े, बहुत बहुत धन्यवाद। फिर आएंगे किसी नए टॉपिक पे, तब तक के लिए नमस्कार।